आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं अभियानंद दिन भर की खबरों के साथ। सबसे पहले यूनिवर्सल न्यूज टुडे परिवार की तरफ से उन सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं व बधाइयां जिनका आज जन्मदिन है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ता हुआ विवाद को देखते हुए भारत सरकार आगामी 22, 23, 24 फरवरी को विशेष विमान भेजकर यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई की रफ्तार को और गति देने के लिए आज हाई स्पीड ट्रेन का लोकार्पण किया। भाई और बहनों, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। सबसे पहले मैं भारत के गौरव, भारत की पहचान और संस्कृति के रक्षक, देश के महान महानायक के चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। शिवाजी महाराज की जयंती के एक दिन पहले ठाणे दीवा के बीच नई बनी 5वीं और 6ठी रेल लाइन के शुभारंभ पर हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई। ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। इन दोनों लाइंस के शुरू होने से मुंबई के लोगों को सीधे सीधे 4 फायदे होंगे। पहला, अब लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अलग अलग लाइनें हो जाएगी। दूसरा, दूसरे राज्यों से मुंबई आने जाने वाली ट्रेनों को अब लोकल ट्रेनों की पासिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, कल्याण से कुर्ला सेक्शन में मेल एक्सप्रेस गाड़ियों अब बिना किसी अवरोध के चलाई जा सकेगी। और चौथा, हर रविवार को होने वाले ब्लॉक के कारण कलावा और मुंब्रा के साथियों की परेशानी भी अब दूर हो गई है। साथियों, आज से सेंट्रल रेलवे लाइन पर 36 नई लोकल चलने जा रही हैं। इनमें से भी अधिकतर एसी ट्रेनें हैं। ये लोकल की सुविधा को विस्तार देने, लोकल को आधुनिक बनाने के केंद्र सरकार के कमिटमेंट का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री बना, लाल किले पर मेरा पहला भाषण था और मैंने लाल किले से जो भाषण दिया, देश में माताओं, बहनों, बेटियों की पीड़ा को दूर करने के लिए शौचालय बनाने की बात कही, तो इन्होंने विवाद खड़ा किया कि कैसा प्रधानमंत्री है कि लाल किले पर से जब दुनिया सुन रही है और ये शौचालय की बात कर रहा है। भाइयों बहनों, न उन्होंने गरीबी देखी है, न उन्होंने गरीब की मुसीबत देखी है, न हमारी माताओं बहनों को कैसी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है। जब शौचालय नहीं होते थे, सूरज उगने से पहले अंधेरे में उसको जाना पड़ता था और रात को वो अंधेरे का इंतजार करती थी और दिन में कभी जाने की जरूरत पड़ गई तो वो पीड़ा सहन करती थी, लेकिन वो शाम का इंतजार करती रहती थी। क्या कभी मेरी इन माताओं बहनों की पीड़ा के विषय में किसी सरकार को सोचने की फुर्सत थी क्या?
वो ऐसी जगह पे बैठे हैं कि उनको जमीन कभी दिखती नहीं थी। भाइयों बहनों, मैं तो आपके बीच में ऐसे आया हूं, इसलिए मुझे पता है पीड़ा क्या होती है, दर्द क्या होता है, मुसीबतें क्या होती हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जब मैंने शौचालय बनाने का अभियान चलाया, सरकारी खजाना मैंने खर्च करना तय कर लिया। मैंने कहा जिसको मेरी आलोचना करनी है करेंगे, जिसको मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करना है वो करते रहेंगे, लेकिन मैं हिंदुस्तान में मेरी माताओं बहनों के लिए शौचालय के अभियान को चलाऊंगा। आज गांव-गांव, घर-घर शौचालय बने और मैं तो मेरे उत्तर प्रदेश की बेटियों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी उत्तर प्रदेश की बेटियों ने जब ये शौचालय बना रहे थे तो मैं एक स्थान पर खुद शौचालय बनाने के काम में हिस्सेदार बनने के लिए गया था। तो वहां मुझे बताया गया कि हमने तो इसका नाम इज्जतघर रखा है। मेरी बेटियों ने मुझे कहा ये शौचालय सिर्फ नहीं है कि हम बहन बेटियों के लिए इज्जतघर है। जिस प्रदेश में ऐसी उम्दा सोच हो भाइयों बहनों, उस प्रदेश के लिए, उस देश के लिए जी जान से काम करना ये मेरा सौभाग्य है। दोस्तों, मेरा सौभाग्य ने जब 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाया तो एक कानून के खिलाफ ये पूरे सारे कुनबा उसके खिलाफ हो गया, 3 तलाक के समर्थन में खड़े हो गए। मैं तो हैरान हूं, 21 सदी में जी रहे हैं, एक कितने स्वार्थ में डूबे हुए हैं कि जो लोग उनको वोट देते हैं उनका भला भी नहीं सोच पाते हैं। ऐसे लोगों पे कभी भरोसा किया जा सकता है क्या? ऐसे लोगों पे भरोसा किया जा सकता है क्या? मेरी मुस्लिम माताओं बहनों, छोटी छोटी बात में 3 तलाक हो गई छुट्टी। वो बेटी बेचारी कहां जाएगी? उस पिता का कल्पना कीजिए कि कितने उत्साह उमंग के साथ बेटी को शादी करके भेजी हो और 3 तलाक कह करके उसको घर वापस भेज दें, साथ में 1-2 बच्चे लेकर के आ जाएं। उस बूढ़े मां बाप का क्या हाल होता होगा जिनको ये झेलना पड़ता होगा। उस भाई का क्या हाल होता होगा जिसकी बहन वापस आई है। उस मां का क्या हाल होता होगा कि जिसकी बेटी ससुराल से अब लौट के आई है, उसकी जिंदगी कैसे बीतेगी? क्या मुझे बताइए, इन माताओं बहनों की रक्षा मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इनका भला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का आज पर चुनाव प्रचार अभियान बंद हुआ। प्रदेश के कुल 16 जनपद के 59 सीटों पर मतदान आगामी 20 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में विभिन्न चुनावी जनसभाएं की। कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से निकल रही है और कांवड़ यात्रा में हर हर बम बम के नारे लगते हैं। ये है नया उत्तर प्रदेश, यही है नया उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने भाइयों बहनों जो कहा सो करके दिखाया। ये बड़े बड़े पेशेवर अपराधी और माफिया जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, गरीबों का, व्यापारियों का, बहन बेटियों का जीना हराम कर देते थे, आज आप देख रहे होंगे ये सभी जेल के अंदर हैं और जान की भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। आज आप देखते होंगे इनको गिड़गिड़ाते हुए। और आपसे कहने के लिए भाइयों बहनों, मैं तो आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं। एक बात बताऊं मैं, और अब बात है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुझसे कहे कि अब चुनाव के दौरान तो बुलडोजर नहीं चलेगा। मैंने कहा चिंता मत करो,
कभी कभी इस बुलडोजर को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो चुनाव के दौरान मैंने पूरे प्रदेश के बुलडोजर को मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। तो लोगों ने कहा क्या करेंगे इसके बाद? मैंने कहा उसका असली काम तो 4.5 वर्ष तक जो लोग अपने बिलों के अंदर छुपे हुए थे और चुनाव की घोषणा के बाद जब बिलों से आके रेंगने लग गए हैं, अब ये चिन्हित हो गए हैं। 10 मार्च के बाद फिर बुलडोजर का काम जब प्रारंभ होगा तब के लिए हम मरम्मत करवा रहे हैं, चिंता मत करो। अभी यहां की बदबूदार गलियां, बटी हुई नालियां, लटकते हुए तार, गड्ढायुक्त सड़कें, यहां इस बदहाल स्थिति को प्रदर्शित करता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज हमारा लखनऊ एक स्मार्ट सिटी बनने की ओर अग्रसर है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत लखनऊ का भी विकास हो रहा है और उसमें लखनऊ मध्य विधानसभा भी विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। लखनऊ मध्य का विकास होगा तो प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों का विकास होगा और इस दृष्टि से स्मार्ट सिटी की कार्य योजना को लखनऊ मध्य में प्रभावी ढंग से लागू करने की जो कार्य योजना भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विभिन्न जनपदों में चुनावी सभाएं की। दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। ये चुनाव तीसरे चरण का है और मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे और चौथे चरण के बाद जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे। अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं, हमीरपुर, महोबा और झांसी। जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, बसपा के स्टार प्रचारक सतीश चंद्र मिश्रा ने सभा को संबोधित किया। आपने देखा कि इन्होंने हर चीज के दाम बढ़ा दिए और क्यों न बढ़ जाए, कई कई गुना दाम बढ़ गए। जब आप पेट्रोल और डीजल का दाम 100 के पार कर देंगे तो ये दाम तो बढ़ ही जाएंगे। इन्होंने यही किया। आज रसोई जहां 50 रुपए में अगर चलती थी दिन भर में तो वो 500 के पार पहुंच गई। सिलेंडर जहां 200 रुपए का मिलता था उसको 1200 1300 पे पहुंचाने का काम इन्होंने करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद सीरियल बम कांड वर्ष 2008 में कुल गिरफ्तार किए गए 49 आतंकवादियों में से 38 को आज कोर्ट ने सजा सुनाया, जिसमें से एक आजमगढ़ का आतंकी बताया जाता है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सभा में फैसले को पढ़ रहा था। अहमदाबाद में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ थे, कई लोग मारे गए थे और भाइयों बहनों, उस सीरियल ब्लास्ट की घटना के लिए जो आतंकी जिम्मेदार थे उसमें आजमगढ़ के संजरपुर का भी एक आतंकवादी था। और इससे भी गंभीर बात है, उस आतंकवादी को आज वहां की माननीय न्यायालय ने मृत्युदंड की सजा दी है।
उस आतंकवादी के पिता का संबंध, उसके परिवार का संबंध किससे है मालूम है? समाजवादी पार्टी से। अब अनुमान कर सकते हैं, आपको आतंकवादियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले, आतंकवादियों के हित चिंतक और उनके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राजनीतिक दल को चाहिए चुनाव जिताना है या आपको सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी को। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। बसपा सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के विवादित बयान व कांग्रेस के ऊपर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने आज पंजाब के पठानकोट में सभा को संबोधित किया। गोरखपुर के 9 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराए जाने के लिए ईवीएम के स्ट्रांग रूम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाया गया है, जिसका निरीक्षण आज उप जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों ने किया। विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी बैठक करते हुए विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क किया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज श्री चंद्र प्रकाश निषाद जी पिपराइच विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह ने जनसभा की। सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के बसपा के प्रत्याशी सुधीर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। सपा के प्रत्याशी यशपाल रावत के पक्ष में आज एक सभा की गई। आपके प्रत्याशी विजय आनंद उपाध्याय ने जनसंपर्क। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बागी व निर्दल प्रत्याशी अजय सिंह टप्पू ने जनसंपर्क किया। बीआईपी के प्रत्याशी देवेंद्र निषाद डोर टू डोर गए। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बसपा के प्रत्याशी दारा सिंह निषाद ने जनसंपर्क किया। प्रियंका गांधी के वर्चुअल रैली अवसर पर गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी देवेंद्र निषाद समर्थकों के साथ प्रियंका को सुना। पर आपके जज्बातों को उभारने की कोशिश करते हैं, जाति के आधार पर आप। चौरा में कांग्रेस के प्रत्याशी जितेंद्र पांडे ने 5 स्थानों पर वर्चुअल रैली का आयोजन किया। कोई भी सरकार ब्लॉक में रहने वाला नेता हो, वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, आज तक किसी को टिकट नहीं मिला। आप लोगों के आशीर्वाद से 20 साल हमारे संघर्षों की देन है। आज कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है और टिकट दिया है और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद मिले। बांसगांव, खजनी, कंपियागंज, पिपराइच, गोरखपुर शहर व चिल्लूपार से सोनिया शुक्ला ने गोला बाजार में वर्चुअल रैली का आयोजन किया।